जय हिंद। देखिए, आज हम इंडियन ज्योग्राफी में एक नए टॉपिक्स की बात करेंगे जो कि है केंद्रीय उच्च भूमि। आज हम इसको जानेंगे और इसके अंतर्गत जो है हम कवर करेंगे अरावली पर्वत श्रेणी को, मेवाड़ पठार को, मालवा के पठार को, इसके अलावा विंध्यन पठार, बुंदेलखंड पठार तथा सतपुड़ा। इन सबको जो है इस वीडियो में हम कवर करेंगे और जानेंगे कि इनका विस्तार जो है कहाँ कहाँ तक इनका विस्तार है तथा क्या क्या जो है इनकी विशेषताएं हो जाती है, क्योंकि यहाँ से जो है कई बार डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इनको एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी की, क्योंकि इसकी जो है एक खास विशेषता है कि ये जो है पर्वत श्रेणी है, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है और ये जो है एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले जैसे कि अरावली पहाड़ियाँ जो है वो प्रायद्वीपीय पठार एवं पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी किनारे पर जो है ये स्थित है। जिसे यहाँ पर बात करें कि ये जो गुजरात है, तो ये राजस्थान के गुजरात से शुरू होकर ये राजस्थान के इलाके से होकर दिल्ली रीज तक ये फैली हुई है, जिसमें कि राजस्थान में जो है इसका सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। अब बात करें तो ये जो है ये पर्वत श्रेणी ये अपरदित हो चुकी है तथा खंडित पहाड़ियों के रूप में जो है बची हुई है। इसके विस्तार की बात करें तो ये दिल्ली रिज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर तक जो है इसका विस्तार है, जिसमें कि राजस्थान के अंतर्गत ये सर्वाधिक जो है फैली हुई है। अब आगे देखें, जैसे ये प्राचीनतम मोड़दार तथा अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई इसकी 300 से लेकर 920 मीटर तक जो है इसकी औसत ऊंचाई है, क्योंकि जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो कहीं कहीं पर जो है कहीं पर ज़्यादा ऊंचाई है इसकी, कहीं पर जो है कम ऊंचाई है। इस तरह से जो है ये फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर तक जो है इसकी ऊंचाई है। कहीं कहीं पर जो है इसकी ऊंचाई 1727 भी जो है मानते हैं, क्योंकि इसके ये जो चोटी है इसके ऊपर एक जो है शिखर है, तो उसके अनुसार। और बात करें तो ये आबू पहाड़ी में जो है जैनियों का एक प्रसिद्ध धर्म स्थल है, जो कि दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। तो ये पूछ लिया जाता है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। अब आगे देखते हैं, जैसे इसकी उत्पत्ति की बात करें तो वो हुई थी प्री कैम्ब्रियन युग में, और अरावली की जो अनुमानित आयु मानी जाती है वो लगभग 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली पश्चिमी भारत का जो है ये मुख्य जल विभाजक का कार्य करती है, क्योंकि जो जल विभाजक होता है पश्चिमी भारत में वो उसमें जो है अरावली जो पर्वत श्रेणी है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। अब इस क्षेत्र की नदियों की बात करें तो इसमें यहाँ पर एक नदी है लूनी नदी, ये इस क्षेत्र की एक प्रमुख नदी हो जाती है। इस पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली ये महत्वपूर्ण नदी है, जो गुजरात के कच्छ में जाकर ये विलुप्त हो जाती है, वहाँ पर जाकर समाप्त हो जाती है। और ये लूनी नदी जो है ये अंत्य स्थलीय जल का जो प्रवाह है उसका उदाहरण हो जाती है। अब ये तो हो गई थी अरावली पर्वत श्रेणी की कुछ विशेषताएं। इसके बाद बात करेंगे मेवाड़ के पठार की। तो बात करें मेवाड़ के पठार की तो इसका विस्तार जो है वो राजस्थान तथा मध्य प्रदेश एमपी में देखने को मिलता है। और ये जो है ये अत्यधिक पुरानी एवं घर्षित मोड़दार पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 450 से 600 मीटर इसकी औसत एवरेज जो ऊंचाई है मानी जाती है। ये अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी का अपवाह क्षेत्र में आता है। अब जैसे आगे देखते हैं, बनास नदी चंबल नदी की एक जो है महत्वपूर्ण सहायक नदी हो जाती है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर भारनेर, कैमूर तथा और पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में झारखंड तक लगभग जो है 1200 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। अब बात करते हैं मालवा के पठार की। एमपी में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित जो संरचना है उसको जो है मालवा का पठार कहा जाता है। जो मध्य प्रदेश में जो बेसाल्ट से निर्मित चट्टानें हैं उसी को जो है मालवा पठार कहा गया। और मालवा पठार को राजस्थान में जो है हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है, जिसमें कि कोटा, बारा, झालावाड़ ये क्षेत्र जो है आ जाते हैं हाड़ौती के पठार के अंतर्गत राजस्थान में।
और इसके विस्तार की बात करें तो दक्षिण में विंध्यन संरचना, उत्तर में ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड तथा पश्चिम में मेवाड़ क्षेत्र ये आते हैं। और यहाँ जो बेसाल चट्टान में अपक्षरण के कारण जो है काली मिट्टी का यहाँ पर विकास हुआ है। अपक्षरण का मतलब होता है उसमें टूट फूट, इसलिए मालवा पठारी क्षेत्र कपास की कृषि के लिए जो है उपयोगी हो जाता है, क्योंकि कपास की जो खेती है वो काली मिट्टी में सर्वाधिक होती है। अब जहाँ जैसे कुछ नदियों की बात करते हैं इस क्षेत्र की, तो इसमें जैसे चंबल, नर्मदा तथा तापी ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हो जाती हैं। और चंबल नदी घाटी भारत में अवनलिका अपर्दन में से जो है सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं, जो कि बीएड या उत्खात भूमि ये बनाती है। जो चंबल नदी है वो बड़े बड़े गड्ढे करती है अपने अपर्दन के कारण। इसके बाद आ जाते हैं विंध्यन श्रेणी पर। तो इसका विस्तार देखें तो गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा छत्तीसगढ़ तक जो है ये फैली हुई है। और विंध्यन श्रेणी के जो दक्षिण में नर्मदा घाटी नदी घाटी है, जो विंध्यन पर्वत को जो है सतपुड़ा से अलग करती है। अब आगे जैसे विंध्यन श्रेणी कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है, जिसमें कि विंध्याचल, कैमूर तथा पारसनाथ की पहाड़ियाँ इसमें शामिल है। ये विंध्यन श्रेणी के अंतर्गत आने वाली पहाड़ियाँ हो जाती है। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की चट्टान से निर्मित इस संरचना में जो है धात्विक खनिजों का अभाव है, मतलब यहाँ पर धात्विक खनिज जो है वो नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा इसकी एक जो है प्रमुख विशेषता हो जाती है, वो है कि भवन निर्माण के पदार्थ जो है वो यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, जो जिस कारण इनका आर्थिक महत्व हो जाता है। अब आगे देखें, जैसे ये पर्वत श्रेणी जो है उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत का ये जल विभाजक का कार्य करती है, क्योंकि ये गंगा नदी के अपवास क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवास क्षेत्र से अलग करती है। इसके बाद आते हैं बुंदेलखंड के पठार को यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के अंतर्गत जो है, जैसे उत्तर प्रदेश के इसमें 7 जिले आते हैं, जैसे कि जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा, ये जो है ये उत्तर प्रदेश के 7 जिले हो जाते हैं। इसके अलावा बात करें एमपी के 7 जिलों की, तो जैसे दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोहा, सागर और विदिशा, ये 7 जिले आते हैं एमपी और यूपी में। और इसकी जैसे अगली विशेषताएं, यहाँ की ग्रेनाइट व नीस चट्टानी संरचना में अपक्षय व अपर्दन की क्रिया के कारण यहाँ पर लाल मृदा का विकास हुआ है। और बुंदेलखंड पठार में यमुना की सहायक जो कि चंबल नदी है, इसके द्वारा बने महाखंडों को उत्खात भूमि का प्रदेश कहा जाता है। और ये जो क्षेत्र है ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है, इस कारण ये जो है ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। अब आ जाते हैं सतपुड़ा श्रेणी के बारे में, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो सतपुड़ा जो श्रेणी है वो भारत के बीचों बीच पाई जाती है, मध्य भाग में स्थित है। इसके विस्तार की बात करें तो गुजरात से होते हुए ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं छोटा नागपुर तक जो है इसका विस्तार क्षेत्र है। जैसे ये पश्चिम से पूर्व राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मेकाल श्रेणी के रूप में ये फैली हुई है। और इस श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। और जो है ये पंचमढ़ी जो पहाड़ी है वहाँ पर स्थित है। मेकाल श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो है अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई 1064 या 65 जो है मीटर मानी जाती है। और यहाँ से जो है नर्मदा व सोन नदियों का उद्गम यहाँ विकास हुआ है। और ये जो है ये एक ब्लॉक पर्वत है, जिसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट व बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ये पर्वत श्रेणी नर्मदा और तापी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हो जाती है। अब जैसे कुछ अन्य पठारों की बात करें, जिसमें कि छोटा नागपुर पठार तथा दंडकारण्य का जो पठार है उसको यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छोटा नागपुर के पठार की।
तो इसका विस्तार ये जो है, ये छोटा नागपुर का जो विस्तार है वो मुख्यतः झारखंड में है। इसके अलावा जैसे बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी जो है इसका कुछ कुछ विस्तार है। पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ी, उत्तर में हजारीबाग पठार तथा दक्षिण में जो है इसके रांची का पठार जो है वो स्थित है। अब यहाँ पर जैसे दामोदर नदी की कुछ बात कर लेते हैं। ये रांची पठार को हजारी पठार से अलग करती है और ये छोटा नागपुर पठार की जो है सबसे बड़ी नदी है दामोदर नदी। और इसकी अन्य एक और विशेषता हो जाती है कि ये जो नदी है ये कोयला क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। हजारीबाग पठार की जो चोटी है पारसनाथ हिल, वो छोटा नागपुर पठार की जो है सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा जो रांची पठार से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी है वो छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। रांची के समीप इस नदी पर जो है उंडरू जलप्रपात है। अब बात करते हैं दंडकारण्य पठार की। अब इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार जो है वो ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना जो है वहाँ तक इसका विस्तार फैला हुआ है और ये भारत के जो है मध्यवर्ती भाग में स्थित है। इसके अलावा ये जो है ये क्षेत्र अत्यधिक उबड़ खाबड़ एवं अनुपजाऊ क्षेत्र है, मतलब ये कृषि के जो है लिए है वो बहुत कम उपयोगी है, लेकिन खनिज संसाधनों की दृष्टि से ये क्षेत्र जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं गोदावरी की सहायक नदी जो कि इंद्रावती है। इसका उद्गम भी इसी क्षेत्र से हुआ है और भारत में टिन धातु दंडकारण्य पठार में स्थित बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है। तो बस्तर क्षेत्र की ये विशेषता होगी कि यहाँ पर टिन धातु पाई जाती है। तो ये जो है ये केंद्रीय उच्च भूमि के जो है प्रमुख विशेषताओं के बारे में हमने बात कर ली। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी जो पठार हैं उनके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। और ये PDF जो है इसकी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।